हाय, आप सभी का स्वागत है एयरमैन स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, अब मैं आज सीटेट से रिलेटेड PYQs लेके आई तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ऐड किए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पौधों में व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है ग्लूकोज और सेलुलोज और ग्लूकोज के रूप में, स्टार्च व ग्लाइकोजन के रूप में, स्टार्च व ग्लूकोज के रूप में, या सेलुलोज व ग्लाइकोजन के रूप में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, स्टार्च व ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए व विटामिन बी, विटामिन ए व विटामिन सी, विटामिन बी व विटामिन सी, विटामिन डी व विटामिन ई। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, विटामिन बी व विटामिन सी। ठीक है, ये क्या है, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। देखो, इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, भैंस गई पानी में। ठीक है, गांव के होगे तो समझ जाओगे, भैंस पानी में गई, भैंस गई पानी में मतलब भैंस से हो जाएगा बी, सै से हो जाएगा सी, गई पानी में यानी कि पानी। तो बी और सी किस में घुलनशील होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से वसा में घुलनशील विटामिन है, यानी कौन कौन से वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए बी सी डी, विटामिन ए सी, विटामिन ए डी ई के, विटामिन के सी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाए, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, थर्ड जो है विटामिन ए डी ई और के, ये क्या होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आहार्य रेशे जो होते हैं वो किसके बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन से बने होते हैं, ऑप्शन नंबर 2 चारा होते हैं मतलब रफेज, ऑप्शन नंबर 3 सेलुलोज और प्रोटीन से बने होते हैं, ऑप्शन नंबर 4 कोलेजन फाइबर से बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि चारा होते हैं, रफेज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित युग्म में से क्रमशः सबसे हल्की व सबसे भारी धातु कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है लिथियम व पारा होती है, लिथियम व ओस्मियम होती है, लिथियम व ओस्मियम एल्यूमिनियम व ओस्मियम होती है, या ऑप्शन 4 है एल्यूमिनियम व पारा होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, लिथियम व ओस्मियम होती है, मतलब लिथियम सबसे हल्की धातु और ओस्मियम सबसे भारी धातु होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा युग्म लक्षणों के वंशानुक्रम से संबंधित होता है। देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए है गुणसूत्र व जीन, क्रोमोसोम व जीन, ऑप्शन नंबर 2 है क्रोमोसोम व माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर 3 है कोशिका झिल्ली व कोशिका भित्ति यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन व सेल वॉल, इसको सेल मेम्ब्रेन व सेल वॉल। जो फोर्थ ऑप्शन है कोशिका झिल्ली व क्लोरोप्लास्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो गुणसूत्र और जीन होते हैं वो क्या होते हैं, वंशानुक्रम से संबंधित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से विद्यालय में विज्ञान मेला आयोजित करने का उपयुक्त उद्देश्य है। सिर्फ साइंस पेडागोजी से है ये क्वेश्चन। तो इसका क्या, ये देखो सीटेट दिसंबर 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है इसका, विज्ञान में विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाना, समाज में विद्यालय का अच्छा प्रचार करना, प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में विद्यालय की सहायता करना, या विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान में विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाना। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान की प्रकृति का वर्णन करता है। तो विज्ञान के बारे में कौन सा कथन सत्य हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट है वैज्ञानिक ज्ञान अस्थायी है, वैज्ञानिक व्याख्याएं खंडन योग्य होती हैं, यह हमारे आसपास की दुनिया की व्याख्या करने का एक प्रयास है, यह ज्ञान का परम भंडार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो वैज्ञानिक ज्ञान अस्थायी होता है, बिल्कुल अस्थायी होता है, वैज्ञानिक ज्ञान स्थायी नहीं हो सकता है।
ठीक है, क्योंकि एक वैज्ञानिक आया, उन्होंने किसी वस्तु की खोज की, तो फिर दूसरा दो वैज्ञानिक आएगा, वो क्या करेगा, थोड़ा और उसके बारे में जानेगा। ठीक है, तो वैज्ञानिक ज्ञान स्थायी नहीं होता। वैज्ञानिक व्याख्याएं खंडन करने योग्य होती है। अभी बताया मैंने कि किसी साइंटिस्ट ने एक वस्तु के बारे में खोज की, तो फिर दूसरा जो साइंटिस्ट आएगा उसने उसी वस्तु के बारे में कुछ और खोजा है। ठीक है, तो कुछ भी खंडन योग्य होती हैं, वैज्ञानिक व्याख्याएं खंडन योग्य होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों इसके सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, गला खराब है थोड़ा सा। खोज द्वारा विज्ञान शिक्षण क्या है, देखते। पहला ऑप्शन है अधिगम के उत्पादों पर ध्यान देता है, अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देता है, शिक्षक केंद्रित उपागम है, स्मृति केंद्रक उपागम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइजोबियम जीवाणु प्रायः चना, ये चना है, चना, मटर, मूंग, बीन व अन्य फलियों की जड़ों में पाया जाता है। जीवाणु का पौधे से क्या संबंध है, क्या संबंध है इसका, इसका संबंध है सहजीवी संबंध है। ठीक है, देखो ये जड़ें होती हैं, ऐसी चने की जड़ें होती हैं, मटर की जड़ें होती हैं, उनमें ये गांठों के रूप में पाया जाता है। जीवाणु जो होता है किस में पाया जाता है, ये गांठों के रूप में पाया जाता है। ठीक है, जो राइजोबियम जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है नहीं है पूछा है। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है हमारे शरीर में भोजन का पाचन, किण्वन फर्मेंटेशन, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। फोर्थ ऑप्शन है क्रिस्टलीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो पहला ऑप्शन क्या है, हमारे शरीर में भोजन का पाचन। ठीक है, इसमें तो विभिन्न रासायनिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, दूसरा है किण्वन फर्मेंटेशन, इसमें भी बहुत रासायनिक परिवर्तन है ये भी, यानी कि दूध से दही जमना। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, इसमें ये भी एक रासायनिक प्रक्रिया है, इसमें CO2, जल, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, इनसे क्या बनाता है, पौधा अपना भोजन बनाता है। ठीक है, ये भी एक क्या है, रासायनिक प्रक्रिया है। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन क्या है, क्रिस्टलीकरण, ये क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित कौन से प्रकार्य से डायलिसिस का प्रक्रम जुड़ा है। ठीक है, तो किससे जुड़ा है, ऑप्शन नंबर ए सर्कुलेशन से यानी कि परिसंचरण से, ऑप्शन नंबर 2 उत्सर्जन या एक्सक्रेशन से, ऑप्शन नंबर 3 है जनन या रिप्रोडक्शन से, ऑप्शन नंबर 4 है श्वसन या रेस्पिरेशन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन से डायलिसिस की प्रकरण जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे प्रबाहु में कोहनी का जोड़ घर के दरवाजे के कब्जे की भांति चलता है, यह जोड़ या संधि कौन सी है। घर में दरवाजा सभी देखे हो, यानी कि ये एक साइड खुलता है। ठीक है, जो दरवाज़ा होता है वो एक ही साइड खुलता है, इस साइड वापस ये नहीं खुल सकता। ठीक है, तो ये पूछा है किसकी, कोहनी की पूछा है। तो अब कोहनी को आप हिला के देखिए, आप कोहनी को अंदर की साइड मोड़ सकते हो, बाहर की साइड उसको नहीं मोड़ सकते, यानी कि एक साइड आप उसको मोड़ सकते हो, दूसरी साइड नहीं मोड़ सकते। ठीक है, तो वो कौन सा जोड़ होता है, ऑप्शन नंबर ए है कंदुक खली का संधि, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, दूसरा ऑप्शन है हिंज जॉइंट होता है, तीसरा ऑप्शन कीलक जॉइंट, या फिर फोर्थ ऑप्शन स्थिर जॉइंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हिंज जॉइंट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो केवल एक साइड मुड़ती है, दूसरी साइड ये नहीं मुड़ सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी घाव से अत्यधिक रक्तस्राव निम्न में से किस विटामिन की कमी से हो सकता है। ठीक है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन ए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन, ऑप्शन नंबर 3 है विटामिन के, यानी कि विटामिन के की कमी हो जाने पर जो क्या है, घाव से अत्यधिक रक्त बहने लगता है।
ठीक है, थक्का बनने में समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव में सांस लेते समय अंतः श्वसन यानी कि अंदर की ओर श्वसन, ठीक है, अंदर की ओर श्वसन की प्रक्रिया को स्पष्ट करने का सही उत्तर क्या है? तो आप अंदर इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं, फिर इसका जब हम प्रक्रिया करेंगे। पहला ऑप्शन है वायु अंदर जाती है यानी कि वायु अंदर जाती है, पसलियाँ अंदर आती हैं व डायफ्राम नीचे जाता है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, वायु बाहर निकलती है। तो ये देखो बाहर नहीं निकलती, हमने स्टार्ट में बोला है कि वायु अंदर जाती है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है वायु बाहर निकलती है, देखो फिर से बाहर निकलती है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, वायु अंदर जाती है, पसलियाँ बाहर जाती हैं व डायफ्राम नीचे जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4th नंबर का हो जाएगा, यानी कि वायु अंदर जाएंगी। आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, बोल के देखिए, जब वायु आप अंदर लेओगे तो आपके जो पसलियों का पिंजरा है वो बाहर की ओर जाएगा, यानी कि फूलेगा, आपका जो वक्ष भाग है वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, और वहाँ पे जो डायफ्राम है वो नीचे की ओर चला जाएगा, यानी कि वायु को भरने का स्पेस मिल जाएगा उसको, ठीक है। पसलियाँ बाहर निकलेंगी, बाहर मतलब फैलेंगी, डायफ्राम नीचे की ओर जाएगा, तो जैसे ही हम सांस अंदर की ओर लेंगे तो उस वायु को भरने का स्थान मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, वायु अंदर जाती है, पसलियाँ बाहर को आती हैं और डायफ्राम नीचे जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विज्ञान में परिकल्पना परीक्षण के लिए निम्न में से सबसे उपयुक्त कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन है, ऑप्शन नंबर 2 प्रयोग करना यानी कि एक्सपेरिमेंट है, ऑप्शन नंबर 3 सामूहिक चर्चा ग्रुप डिस्कशन है, ऑप्शन नंबर 4 समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो साइंस हमेशा क्या कहती है कि कैसे सीखा जाता है, उसको प्रयोग करके सीखते हैं, यानी कि बच्चों को हम किसी चीज़ का प्रयोग करके दिखाएंगे तब वो ज़्यादा समझेंगे बजाय बोलने के, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 प्रयोग करना यानी कि एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को समझाना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अमीबा, स्टारफिश यानी कि तारामीन, चींटी व मकड़ी में क्या समानताएं हैं? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है ये सभी रीढ़ की हड्डी रहित होते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इन सब के शरीर पर शल्क होते हैं, ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, शल्क होते हैं, ऑप्शन नंबर 3 ये सभी अंड प्रजनक हैं, ऑप्शन नंबर 4 ये जल में रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी रीढ़ की हड्डी रहित होते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। देखो अंड प्रजनक, अमीबा अंड प्रजनक नहीं होता, ये जल में रहते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं चींटी और मकड़ी जल में रहें, ठीक है। हमें इसने राइट समानताएं पूछी हैं, तो इनमें क्या समानताएं हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है यानी कि इन किसी में भी क्या नहीं होती, रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथन में लोहे पर जंग लगने के संदर्भ में सही नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा है, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन कभी गलत हो जाते हैं, हम है सही है गलत है यहाँ पे हम सही नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन को सही नहीं पढ़ पाते और जल्दीबाजी में क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ये ध्यान देने योग्य बातें हैं, नहीं है या है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है लोहे में ऑक्सीजन के बीच लोहे व ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है, बिल्कुल सही है। यह ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ये भी बिल्कुल सही है। यह सामान्य ताप यानी कि रूम टेम्परेचर भी हो सकती है, ये भी बिल्कुल सही है। यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया रिवर्सेबल, तो ये रिवर्सेबल अभिक्रिया थोड़ी है, एक बार लोहे पर जंग लग गई तो उसको जंग उतर भी गई तो लोहा पहले जैसा थोड़ी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये नॉन रिवर्सेबल अभिक्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यानी कि ये गुण इनमें नहीं होता है। बाकी लोहे व ऑक्सीजन के बीच में रासायनिक अभिक्रिया भी होती है, यह ऊष्माक्षेपी भी होती है और यह रूम टेम्परेचर पर भी होती है, हमें नहीं है पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काला सोना कहा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है,
काला सोना किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है कोयले को काला सोना कहा जाता है, पेट्रोलियम को कहा जाता है, कोल तार को, या सीएनजी को। तो काला सोना किसे कहा जाता है? जो पेट्रोलियम होता है उसको काला सोना कहा जाता है, क्योंकि इससे बहुत प्रकार की चीज़ें बनती है। डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है, केरोसिन हो गया, पैराफिन, मोम हो गई, ये बहुत सारे से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उत्पाद बनते हैं इससे। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? काला सोना कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, पेट्रोलियम, ठीक। आपको दिख रही होगी, ये लिस्ट बनाई थी मैंने, जूम कर देते हैं एक बार, देखो। गैसोलीन बनता है, हीटिंग ऑयल, डीजल ऑयल बनता है, केरोसिन ऑयल बनता है, कोक बनता है, हैवी फ्यूल बनता है, लिक्विफाइड रिफाइनरी गैस बनती है, स्टील गैस बनती है, एस्पेट बनती है, पेट्रोकेमिकल, फीड स्टॉक बनते हैं, लुब्रिकेंट बनते हैं, केरोसिन और अदर, ठीक है। तो इससे ये सभी बनने के कारण इसको क्या कहा जाता है? काला सोना कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा लो इसको, क्योंकि एग्ज़ाम में ये बहुत बार पूछा जाता है कि अम्लीय वर्षा के लिए कौन कौन सी गैस उत्तरदायी हो सकती है। तो कौन सी गैस? ऑप्शन नंबर ए देखो, नाइट्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन, SO2 और NO2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो 4 है वो जाएगा, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड।